नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या छत्तीसगढ़ में प्रेस की आज़ादी के लिए क्या क्या संघर्ष किया गया था उसके बारे में बताऊंगा। पूरा डिटेल के साथ है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष मतलब क्या है। अब यहाँ पर भारत में भारतीय क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस मतलब सूचना देने के लिए क्या कर रहे थे, समाचार पत्र के माध्यम से दिया करते थे। तो अंग्रेज इन समाचार पत्रों पे भी क्या छपा जा रहा है उस पर भी अंकुश लगाते थे। तो सबसे पहले 1824 में प्रेस पर अंकुश लगाने वाले एक कानून के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपा था। तो सबसे पहले जो अंग्रेज लोग यहाँ पर जो अंकुश लगा रहे हैं समाचार पत्र पे, तो उसके खिलाफ किसने ज्ञापन सौंपा था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने सौंपा था। बात करें दोस्तों 1870 में, तो 1870 से लेकर 1918 तक प्रेस ही एक ऐसा हथियार था जिसके जरिए जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सकता था। मतलब क्या है, अगर हमारे देश में क्या चल रहा है लोगों को कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप अपने गांव में बैठे हो और आपके पापा मान लो आपसे एक दूसरे दूसरे राज्य में ही बैठे हुए हैं, तो आपके पास बगल में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? रोज रोज उनको चिट्ठी लिखते रहोगे क्या? हाँ पापा मैं ऐसा हूँ, तो चिट्ठी लिखोगे भी किसको जाएगा? एक को बस जाएगा। और अगर एक समाचार पत्र निकलता था तो उसको पूरा गांव पढ़ सकता था। तो समाचार पत्र के माध्यम से ही हमारे दूसरे जगहों पर क्या क्या हो रहा है भारत के, वो लोगों को पता चल पाता था। तो इस समाचार पत्र के जरिए ही राजनीतिक रूप से लोग शिक्षित हो पा रहे थे, प्रशिक्षित हो पा रहे थे। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अपने ज़्यादातर कामकाज प्रेस पर ही निर्भर था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुछ भी करवाना था, अधिवेशन, कहीं कुछ आंदोलन कर रहे हैं, तो वो सब किस पे डिपेंड करता था दोस्तों? प्रेस पर ही डिपेंड करता था। याद रखिएगा दोस्तों, जब 1885 में 28 दिसंबर सन 1825 को 85 को क्या हुआ है दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना हुआ है। और जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसमें करीब 1/3 सदस्य पत्रकार थे। मतलब जो 72 सदस्य उन्होंने भाग लिया था ना, उसमें से 1/3 सदस्य क्या थे दोस्तों? पत्रकार थे। उस समय लगभग हर बड़ा राजनीतिक नेता खुद अखबार निकालता था। मतलब जो नेता थे वो अपने ही नाम पर या किसी भारतीय के नाम पर क्या करेंगे? समाचार पत्र निकालेंगे। लेकिन और मान लीजिए कोई लोग नहीं निकाल पाते हैं तो वो किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़ा रहता था। जैसे कि देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कौन किस समाचार पत्र से जुड़ा था। तो जैसे जी सुब्रमण्यम थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये द हिंदू के संपादक थे और स्वदेश मित्रम के संपादक हैं। तो जी सुब्रमण्यम द हिंदू के संपादक थे और स्वदेश मित्र के संपादक थे, याद रखिएगा। जो बाल गंगाधर तिलक है वो केसरी के थे और मराठा के संपादक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसके थे दोस्तों? बंगाली, इसके संपादक थे। सबका नाम अपने से पूछ सकता है। द हिंदू के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम राय। बाल गंगाधर किसके किसके संपादक थे? तो केसरी, मराठा, ये सब का था। दोस्तों, जो शिखर कुमार और जो मोतीलाल घोष थे ये अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। किसके? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिखर कुमार और मोतीलाल घोष जी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी सुधारक नामक पत्रिका के संपादक थे। एन सेन जो थे इंडियन मिरर के संपादक थे। इंडियन मिरर के संपादक कौन है दोस्तों? एन सेन। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया के संपादक थे। हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी क्या कहते थे दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। द ट्रिब्यून व अखबार आम और द ट्रिब्यून कहाँ से निकलता था दोस्तों? तो पंजाब से। इंद्रप्रकाश बंगाल से निकलता था। अखबार छापना व्यवसाय नहीं था दोस्तों उस समय लोग देश सेवा या समाज सेवा कह सकते हैं। मतलब देश की सेवा करने के लिए लोग अखबार छापते थे। पैसा कमाने के लिए उस समय नहीं किया जाता था अखबार छापने का काम, लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता था। समाज सेवक जो थे अपने हैसियत के हिसाब से चंदा भी देते थे। मान लीजिए कोई लोग पैसा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या है, न्यूज़पेपर नहीं डाल पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने पैसे से जो भी उनका हैसियत होगा, जैसे दुकानदार है तो वो अलग, जो व्यापारी है वो अलग हिसाब से चंदा देते हैं कि हाँ ये न्यूज़पेपर चलता रहे, घाटे के कारण न्यूज़पेपर बंद मत हो। वहाँ पर लोगों का पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था उस समय। अखबार शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी। पैसा उस समय कम पैसे में भी अखबार खुल जाता था। जैसे 1868 में क्या हुआ था दोस्तों? अमृत बाजार पत्रिका ऊपर में बताया था सिर्फ 32 रुपये में शुरू हो गया था।
उस समय 32 रुपये बहुत बड़ा रकम हुआ कर सकता है, सब बोल सकते हैं। अभी के समय तो 32 रुपये बहुत कम है, लेकिन 1868 में 32 रुपये में ही क्या हो गया था, बहुत कम रेट में एक अमृत बाजार पत्रिका खुल गया था। 1979 में बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया है, बंगाली का पुनर्प्रकाशन अधिकार 10 रुपये में खरीदा व प्रेस बैठाने में 1600 रुपये का खर्च किया। मतलब ये जो बंगाली पत्रिका थी उसको किसने खरीद लिया बाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खरीदा, और मात्र कितने में खरीदा दोस्तों, 10 रुपये में खरीदा और 1600 रुपये खर्च किया प्रेस बैठाने में। दोस्तों जो अखबार थे वो अंग्रेजों के खिलाफ एकदम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे उस समय। जो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जो कि मार्च 1886 में इन्होंने कहा था, आए दिन अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन सैकड़ों तेज तर्रार बाबुओं का हमला बढ़ता जा रहा है। मतलब ये न्यूज़पेपर छापने वाले की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ ये रोज बरोज रोष, निंदा व कटु आलोचना भरी बातें लिख रहे हैं। मतलब क्या है, अब न्यूज़पेपर में क्या किया जा रहा है, अंग्रेजों के बारे में बुराई लिखा जा रहा है। ये वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कहा था। दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने ही मई 1886 में क्या कहा था, ये देख लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अखबार पढ़ने वाले लोगों के दिमाग में यह बात घर करती जा रही है कि हम मतलब अंग्रेज सामान्यतः बुरी मानव जाति के हैं और विशेषकर भारत के दुश्मन हैं। मतलब क्या है, अब जो भारत के क्रांतिकारी थे या जो न्यूज़पेपर वाले थे हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। हमेशा कुछ थे जो चापलूस थे, उनकी बात हटा दे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया है, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था। तो अब अगर किसी भी चीज़ का, जैसे किसी की तारीफ़ करोगे तो सामने वाला आपसे मिले चाहे ना मिले वो आपको अच्छा समझेगा, और अगर किसी की बुराई कर दिए तो आपसे मिले चाहे ना मिले वो आपके बारे में बुरा ही सोचेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ के भारतीयों के दिमाग में क्या बैठ रहा था कि हाँ अंग्रेज हमारे लिए बुरे हैं, ऐसा लॉर्ड डफरिन ने कहा था। बात करें दोस्तों 1870 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जोड़ा गया था। मतलब भारतीय दंड संहिता में धारा 124A कब जोड़ा गया है दोस्तों, 1870 में। और ये किससे संबंधित है, तो प्रेस से संबंधित है। कब जोड़ा गया है, तो 1870 में। दोस्तों इस धारा 124A में था क्या, इसमें था भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना या भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल से आजीवन कारावास तक का देश निकाला हो सकता है। मतलब क्या है, अगर आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी भड़काने वाली बात लिखोगे तो आपको क्या कर देंगे, 3 साल से लेकर के आजीवन देश निकाला की सजा दिया जा सकता है। ये 124A में था, जिससे क्या है भारतीय डरे और क्या है अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा ना छापे। लेकिन इसमें एक चीज़ कटा था सर, क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा होने पर 124A लागू नहीं होता। मतलब क्या है, अगर कोई न्यूज़पेपर वाला है जो ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या दिखा रहा है, अपना निष्ठा दिखा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, 124A नहीं लगेगा। इसलिए पत्रकार क्या करते थे, बहुत होशियार थे, क्या करते थे, अपने जो लेख लिखते थे उसमें महारानी और सरकार के प्रति थोड़ा सा निष्ठा जता देंगे। क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे कि हम इनके प्रति वो हैं, मतलब अच्छा है करके, या थोड़ा बहुत उनकी तारीफ लिख देंगे। बाकी सब सेकंड पेज थर्ड पेज में क्या करेंगे, भड़काने वाले बात को लिख देते थे। अब प्रेस की आज़ादी का सवाल दरअसल आज़ादी के सवाल से जुड़ गया था। मतलब अब प्रेस की आज़ादी, अगर लोगों के बारे में, अगर हमको लोगों को क्रांतिकारी भावना में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको समाचार पत्र सुनाना ही पड़ेगा। तभी वो हमारे देश के बारे में जानेंगे और देश से जुड़ेंगे और देश को आज़ाद करने में क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। तो इसलिए दोस्तों अब प्रेस की आज़ादी का सवाल दरअसल हमारे भारत देश की आज़ादी से जुड़ गया था। लॉर्ड लिंटन, जो कि याद रखिएगा अत्यंत अलोकप्रिय शासक हैं, भारत के सबसे अलोकप्रिय शासक कौन से दोस्तों, लॉर्ड लिंटन ही थे। इन्हीं के प्रशासन में प्रेस के द्वारा खुलकर आलोचना की गई थी। मतलब लॉर्ड लिंटन का जो प्रशासन का सबसे ज़्यादा आलोचना किया गया था हमारे न्यूज़पेपर में, और इनको क्या कहते हैं, सबसे अलोकप्रिय वायसराय भी कहा जाता है। इनके समय ही में ही 1876 से 77 में ही दोस्तों अकाल भी पड़ा था, लॉर्ड लिंटन के समय में। और जो मेन था दोस्तों, ये जो हमको पढ़ना है, 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है, एग्जाम पूछता है तो प्रेस से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, प्रेस से संबंधित है। और इसे भाषाई अखबार पर अंकुश लगाने के लिए, खासकर अमृत बाजार पत्रिका के लिए ये बना था। मतलब क्या है, ये जो भाषाई, मतलब जो हिंदी में या बांग्ला में, मराठी में जो न्यूज़पेपर निकल रहे थे वो क्या कर रहे थे, कुछ भी छाप रहे थे। क्या कर रहे हैं, कुछ भी छाप दे रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और विशेष करके उस समय जो अमृत बाजार पत्रिका था इसके लिए था दोस्तों। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था क्या दोस्तों, ये बता रहा हूँ आपको। अगर सरकार समझती है कि कोई अखबार राजद्रोहतात्मक सामग्री छाप रहा है, मतलब क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी चीज़ छाप रहा है, या उसकी सरकारी चेतावनी का उल्लंघन किया गया है,
मतलब क्या है, अंग्रेज जो आदेश दिए हैं उसका खिलाफ भी कुछ कर रहे हो तो सरकार उस अखबार, उस प्रेस व अन्य जो भी वहाँ का सामान है उन सबको क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। अंग्रेज लोग क्या कर सकते हैं, आप जो जो प्रेस मशीन है वो सबको क्या कर सकते हैं, वो जब्त कर सकते हैं। ऐसा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था दोस्तों। ये याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया है, तो 1878 में आया है। पहले बता दिया था कि सामग्री को क्या कर सकते थे, जब्त कर सकते थे। प्रेस व अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा था। मतलब क्या है, अब अगर हम कुछ भी छापेंगे तो तुम क्या करोगे, हमारा पूरा सामान उठा के ले जाओगे, वाह कहाँ का नियम है ये। तो इसके खिलाफ क्या किया था, भारत के प्रेस वालों ने बहुत आंदोलन किया था। तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने यह कानून वापस ले लिया था। तो ये कानून को वापस कब ले लिया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस कब हुआ है, तो 1881 में। और किसके काल में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड रिपन के। और आया किसके समय था, तो पिछले में किसका बताया हमें, लॉर्ड लिंटन के समय आया है, जो कि अत्यंत अलोकप्रिय शासक है लॉर्ड लिंटन। और ये वापस किसके समय चला गया दोस्तों, लॉर्ड रिपन के समय। और याद रखिएगा, भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन ही थे। अमृत बाजार पत्रिका को याद रखिएगा, जैसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया ना, रातों रात अंग्रेजी अखबार बना दिया गया था। क्यों, क्योंकि ये जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस पे लागू होता, सिर्फ और सिर्फ भाषाई, मतलब हिंदुस्तान की जो भाषाई अखबार है ना, न्यूज़पेपर, उसमें लागू होता। तो ये क्या था, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या हो गया, अंग्रेजी पत्रिका में बदल गया। तो अब इस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू नहीं होगा। अब देखिए, जो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे नासिर की शालिग्राम की प्रतिमा पर दिए फैसले के खिलाफ बंगाली अखबार में लिखने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 मास की कैद की सजा दी गई थी। तो क्या है, नासिर की शालिग्राम की प्रतिमा पर एक लेख लिख दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी बंगाली पत्रिका में, जिसको 10 रुपये में खरीदा था उन्होंने और 1600 रुपये खर्च किया था। ठीक है, तो इनको क्या हो गया था, 2 महीने का कैद हो गया था। बात करें दोस्तों, जो 5 जजों की बेंच में एकमात्र भारतीय जज रमेश चंद्र मित्र थे, सजा के खिलाफ विरोध करने वालों में से थे। और ये एक और था जो इस सजा का विरोध किया था, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सजा दिया गया था उसका, वो थे आशुतोष मुखर्जी। कौन थे वो, आशुतोष मुखर्जी। और जो 5 जजों का बेंच था, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या कह दिया गया, 2 महीने का सजा दिया गया ना, उसके खिलाफ बोलने के लिए कौन थे, हमारे रमेश चंद्र मित्र भी थे। लेकिन क्या था दोस्तों, 5 लोगों का बेंच है और 4 अंग्रेज हैं। हर बार अंग्रेज यही किए हैं, आधा से ज़्यादा तो क्या रखते थे, अंग्रेज रहते थे, और भारतीय रहेंगे बहुत कम मात्रा में। तो क्या हो जाएगा, अगर भारतीय पूरे के पूरा हाँ भी बोलेंगे ना, तो भी वो चीज़ नहीं हो पाता था। तो इसलिए अंग्रेजों का ही अल्टीमेटली बात माना जाता था। तो रमेश चंद्र बनर्जी ने विरोध किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। प्रेस की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जुझारू नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक और जी आगरकर ने 1881 में केसरी, जो कि मराठी में छपता था, और मराठा, जो कि अंग्रेजी में छपता था, का प्रकाशन शुरू किया था। मतलब बाल गंगाधर तिलक और उनके साथी कौन थे, जी आगरकर, इन्होंने केसरी और मराठा का स्टार्ट किया था। तिलक ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए 1893 में गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव जयंती शुरू किया है। तो याद रखिएगा, गणपति महोत्सव किसने शुरू किया है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने शुरू किया है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और शिवाजी जयंती भी किसने शुरू किया है, तो अपने बाल गंगाधर तिलक ने किया है। कब से किया है, तो 1896 से। बात करें दोस्तों, 1896 से 97 में तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा में युवा कार्यकर्ताओं की मदद से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं अभियान चलाया। मतलब क्या होगा, अब हम अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देंगे। कोई टैक्स नहीं अभियान किसने चलाया दोस्तों, तो अपने बाल गंगाधर तिलक ने ही चलाया है। और कहाँ चलाया है, तो पूना में। पूना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है। तो इसके लिए क्या हुआ था दोस्तों, इनको 27 जून 1998 को, मतलब एक दूसरा कहानी है, 27 जून 1898 को चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी है। ये जो चापेकर बंधु हैं, किसको मार दिया है, रैंड को, और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट, ये कि प्लेग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इनको क्या कर दिया दोस्तों, चापेकर बंधुओं ने मार दिया था। तो चापेकर बंधुओं पर क्या हुआ था, रेड की हत्या को लेकर के आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना की ब्राह्मणों की साजिश है। मतलब क्या है, बाल गंगाधर तिलक क्या है, चापेकर बंधुओं के साथ मिल करके साजिश किए और क्या कर दिए, यहाँ पर रेड का हत्या कर दिए थे। सरकार तिलक को भी हत्याकांड में फंसाना चाहती थी, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें धारा 124A के तहत क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 124A में क्या था, कुछ भी गलत चीज़ छाप रहे हो, उसके चक्कर में क्या कर लिया गया है, बाल गंगाधर तिलक को
कैद कर लिया गया है। न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा चला था, मतलब बाल गंगाधर तिलक का किसके वहाँ अदालत में मुकदमा चला है, तो वहाँ उस समय न्यायाधीश थे न्यायाधीश स्ट्रेची। लेकिन साथ ही साथ जूरी में 6 यूरोपीय व 3 भारतीय सदस्यों को भी रखा गया। अब कोई भी डिफ़िकल्ट फैसला होता था, जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे जो अक्षय कुमार का आया था, उसमें भी क्या था, जूरी रखते हैं। तो क्या है, कई सारे फैसले होते हैं जिसमें हम लोग नहीं दे पाते हैं फैसला, तो उसके लिए जूरी रखा जाता है। उस जूरी में क्या थे, 6 यूरोपीय थे और 3 भारतीय। इन तीनों के तीनों भारतीय ने क्या किया था कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक को क्या है, नहीं देना चाहिए सजा। लेकिन अब देखिए इनकी संख्या क्या है, कम है, 3 है। 3 अगर मना भी करेंगे, लेकिन 6 यूरोपीय अगर हाँ हाँ बोलेंगे सजा दो तो क्या होगा, 6 से तो उन लोग आगे ही निकल गए ना। तो क्या हुआ था फिर, आरोप का आधार था। आरोप का आधार क्या था ये देख लेते हैं। 15 जून को केसरी में छपी 2 सामग्री, और वो 2 सामग्री क्या क्या थी बता दे रहा हूँ बाद में, मतलब बाल गंगाधर तिलक को सजा हो गया था। 2 सामग्री क्या थी, शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या की औचित्य सिद्ध करना। मतलब क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था कि शिवाजी ने जो अफजल खान की हत्या की है वो एकदम सही किया है, और साथ ही साथ शिवाजी के ऊपर एक कविता भी लिख दिया था, शिवाजी का उद्गार करके। तो कुछ दोस्तों ने तिलक को कहा कि आप माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा, आपको सज़ा नहीं करेंगे, सज़ा नहीं देंगे अंग्रेज, कि आपने जो छापा है उसके लिए आपको गलती हो गया, माफ़ कर दो करके। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने नहीं मांगा, तो 6/3 मतों से तिलक को क्या किया गया, अपराधी ठहराया गया, और इनको 18 माह की सज़ा हुई। बाल गंगाधर तिलक को कितने महीने का सज़ा हुआ था, 18 महीने का सज़ा हुआ था। और देखिए जो 6 के 6 यूरोपीय उन्होंने क्या कर दिया, ये सज़ा दो, और 3 भारतीय ने क्या कहा, मत दो करके। तो इनको 18 महीने क्या हो गया है, सज़ा हो गया है। विरोध में अखबार के प्रथम पृष्ठ पर चारों ओर काली पट्टी छापी गई। अब मतलब क्या है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिए हैं, सजा दे दिया गया है। तो जहाँ जितने भी भारत के जो जो समाचार पत्र छप रहे थे, उसके पहले पृष्ठ पर क्या किया गया, चारों ओर काली पट्टी छापा गया। ये संकेत था कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया आप लोगों ने, सजा दे दिया है, ये इसके विरोध में हम लोग। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, लंदन में भारतीय प्रवासियों की सभा में इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी तरीके अपनाने लगी है। मतलब अब क्या है, ब्रिटेन जो है भारत में राज करने के लिए रूसी तरीके, मतलब जारशाही की तरीके अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। याद रखना, वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको गला घोट एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, गला घोट एक्ट भी कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। उसके बाद फिर क्या किया था, लोगों ने तिलक को लोकमान्य की उपाधि दे दिया है। तो लोकमान्य की उपाधि किसको दिया गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, उनको लोकमान्य भी कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि 1897 में, उन्होंने क्या कहा, उन्हें सजा मिलने पर आज सारा देश रो रहा है। ये किसने कहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसके लिए कहा है, बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा है कि उन्हें सजा मिलने पर क्या है, आज सारा देश रो रहा है। 1898 में धारा 124A में संशोधन कर धारा 153A जोड़ा गया। मतलब 124A में अब 153A जोड़ा गया। ये भी 153A भी किससे संबंधित है दोस्तों, तो प्रेस से ही संबंधित है। इस धारा 153A में क्या था, अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के खिलाफ घृणा का प्रचार करता है तो वह भी अपराधी होगा। मतलब क्या है, अगर आप लोग कुछ भी करके अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो तो ये क्या है, कानूनन अपराध है। 1908 में सरकारी अफसरों पर बमों से हमले किए गए थे। 1908 में क्या किया गया है, सरकारी अफसरों पर बमों से हमला किया गया था। और जो भारतीय संघर्ष में बमों का या आतंकवाद के प्रवेश पर तिलक ने लेखमाला लिखी थी। मतलब क्या है, जो बमों का या आतंकवाद का जो प्रयोग हो रहा था, प्रवेश हो रहा था, उस पर तिलक ने क्या किया था, लेखमाला लिखा है। तिलक ने व्यक्तिगत हत्या व हिंसा की निंदा की। अब क्या है, किसी को बम से उड़ा देना, इस पे क्या है, हमारे बाल गंगाधर तिलक सहमत नहीं थे, तो उन्होंने इसका क्या किया है, निंदा किया है। इसके लिए सरकार, और उन्होंने क्या किया कि इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि तुम लोग ही इतना ज़्यादा अत्य कर दे रहे हो कि जिसके कारण लोगों को हिंसात्मक कार्रवाई करना पड़ रहा है। 24 जून 1908 को तिलक को गिरफ्तार कर राजद्रोह का फिर से मुकदमा चलाया गया, और जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को फिर से दोषी ठहराया गया और 22 जुलाई को इनको सजा सुना दी गई। उस दिन बम्बई के सारे बाजार बंद किए गए थे और 1 हफ्ते तक बंद जारी रहा था। बम्बई के सभी 80 कपड़ा मिले व रेल मजदूरों ने 6 दिन तक हड़ताल किया था। कितने दिन हड़ताल चला, 6 दिन हड़ताल चला था। दमन के लिए सेना बुलाई गई, 16 मजदूर मारे गए और 50 क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। मतलब क्या है, बंद को ख़त्म करो करके
तो इस हमले की एक बार फिर से हुआ था ये हमला हुआ था गांधी जी के समय 1922 में के खिलाफ चले मुकदमे में यही हुआ था। तो एक चीज़ याद रखना, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? तिलक का राजनीतिक उत्तराधिकारी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? तिलक का राजनीतिक उत्तराधिकारी। इन्होंने यंग इंडिया में लेख लिखा, लेख के लिए इनको 6 साल की सज़ा हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका किसका थी दोस्तों? गांधी जी की थी। जब मैं गांधी जी का युग बताऊंगा तो उस समय गांधी जी की कौन कौन सी समाचार पत्रिकाएं जिसमें गांधी जी संलग्न थे उसके बारे में बताऊंगा, वो जब गांधी युग चलेगा तब चलेगा अपना। यंग इंडिया में इन्होंने एक लेख लिखा था जिसके लिए इनको क्या हुआ था? 6 साल का सजा हुआ था। गांधी जी ने इस पर कहा था कि आप लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ चले मुकदमे की पुनरावृत्ति कर मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। मतलब जो काम आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के लिए किया था वो काम मेरे लिए भी कर दिया। तो मतलब वो बहुत खुश हो गए थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे अधिक गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि तिलक के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। मतलब बाल गंगाधर तिलक जैसे महान व्यक्ति के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। इससे महात्मा गांधी क्या हुए थे दोस्तों? बहुत खुश हुए थे। तिलक, यह सवाल तिलक का नहीं है। तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने अदालत में सवाल उठाया था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? अदालत में कहा था यह सवाल तिलक का नहीं है, सवाल है कि क्या सरकार वाकई प्रेस की आज़ादी के प्रति ईमानदार है? क्या वह भारतीयों में भी प्रेस को उतनी आज़ादी देने को तैयार है जो आज़ादी इंग्लैंड के प्रेस को मिली हुई है? मतलब क्या इंग्लैंड के जो प्रेस वाले वो कुछ भी छाप सकते थे सरकार के प्रति, अच्छाई या बुराई, लेकिन हिंदुस्तान में वो चीज़ नहीं था। आपको जो भी छापना है गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही छापना है। तो इस पर बाल गंगाधर तिलक ने ये अदालत में कहा था। दोस्तों यहाँ तक था अपना प्रेस से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत का तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।